हेलो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव 2 कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 चैप्टर 9 सेंटर ऑफ मास लीनियर मोमेंटम एंड कॉलिजन। इस टॉपिक से एच सी वर्मा का बुक से हमने ये न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव 2 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इसमें थोड़े रीजनिंग अप्लाई करने पड़ते हैं आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट और थ्योरी के अलावे थोड़ा न्यूमेरिकल का भी इसमें, लेकिन रीजनिंग का यूज ज़्यादा होता है। तो चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज एट द ओरिजिन पे सेंटर ऑफ मास है सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, जैसे बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं। इट फॉलोज दैट, तो आपको इसमें अब क्या ऑप्शन हो सकता है? राइट, एक से ज़्यादा ऑप्शन इसमें सही होंगे। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू द राइट ऑफ द ओरिजिन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू द लेफ्ट। जितना पार्टिकल इस डायरेक्शन राइट में है उतना ही लेफ्ट में होगा। ये राइट है, ये रॉन्ग है। तो आप सिंपली एक्स सेंटर ऑफ मास लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? m1 x1 m2 x2 बाई m1 प्लस m2। तो इसमें नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है मास और उसके कोऑर्डिनेट के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। तो नंबर वाला कॉन्सेप्ट तो गलत हो जाएगा। द टोटल मास ऑफ द पार्टिकल टू द राइट टू द ओरिजिन सेम द टोटल मास टू द लेफ्ट। इधर अगर मान लीजिए मास है m1 तो इधर भी m1 मास होगा। तो मास इंपॉर्टेंट नहीं है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट है। तो m1 x1 देखना होगा कि दोनों साइड बराबर हो। ये भी रॉन्ग हो जाएगा बी। सी द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑन द एक्स एक्सिस शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑन वाई एक्सिस। नंबर ऑफ पार्टिकल से कोई मतलब है ही नहीं, m1 x1 देखना है हमें, वो इसमें भी नहीं है। इफ देयर इज ए पार्टिकल ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन पार्टिकल ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये नंबर से तो, पार्टिकल के नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें चाहिए मास और उसका कोऑर्डिनेट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो दोनों साइड बराबर होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है। तो इसमें कोई भी नन ऑफ द, इसमें होगा नन ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन इसमें पॉसिबल नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए बॉडी हैज इट्स सेंटर ऑफ मास एट द ओरिजिन पे सेंटर ऑफ मास आपको दिया हुआ है। बॉडी बड़ा हो सकता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो सकता है। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल्स, तो एक्स कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा ये पूछ रहा है पार्टिकल्स का। तो एक्स हम फिर लिखेंगे m1 x1 m2 x2 बाई m1 प्लस m2, इसी तरह से लिखेंगे। अब ये है ओरिजिन पे, तो m1 x1 प्लस m2 x2 ये जीरो हो गया। इसका मतलब क्या है कि x1 इक्वल टू कितना होगा? माइनस m2 बाई m1 अपॉन x2। तो इससे क्या पता चल रहा है? अब देखते हैं ऑप्शन। A body has a center of mass at the origin. The x coordinate of the particle may be all positive. सारे पॉजिटिव नहीं हो सकते, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा। तो मे बी ऑल पॉजिटिव, गलत। मे बी ऑल नेगेटिव, ये भी गलत। कहता है मे बी ऑल नन जीरो। नन जीरो का मतलब जीरो। मे बी ऑल नन निगेटिव, नन निगेटिव मीन्स जीरो। ये है जीरो, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। तो नॉन निगेटिव मीन्स जीरो भी उसमें आ रहा है, तो हो सकता है x1 x2 दोनों जीरो हो जाए, तो ये संभव है। तो ऑप्शन सी जो है राइट ऑप्शन है। मे बी पॉजिटिव फॉर सम केस एंड निगेटिव इन अदर केस। कहता कुछ पार्टिकल्स के लिए हो सकता है पॉजिटिव हो जाए, कुछ के लिए निगेटिव हो जाए। तो ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा? निगेटिव होगा, ये तो डेफिनेट है। तो इसका मतलब इसका सी और डी ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रॉड इज सर्टेनली नॉट एट इट्स सेंटर। एक रॉड है और उसका सेंटर ऑफ मास जो है कहाँ पे होना चाहिए? इसके सेंटर पे। मतलब एल लेंथ है तो l/2 पे। तो l/2 पे तभी होगा जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन और पोजीशन इधर बराबर हो और इधर भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो, या डेंसिटी कंटिन्यूस हो, या जिस रेट से यहाँ तक राइज करे उसी रेट से यहाँ से फिर फॉल करे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल या डेंसिटी, यही संभावना है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है। द डेंसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमें सर्टेनली नॉट वाला देखना है कि नहीं होगा। द डेंसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इधर से बढ़ते जा रहा है डेंसिटी, तो डेंसिटी बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। तो इसमें से सेंटर ऑफ मास सेंटर पे नहीं होगा, नहीं वाला ही ऑप्शन देखना है। इसका मतलब ए ऑप्शन सही है। द डेंसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
अगर लेफ्ट टू राइट से डिक्रीज करे तब भी सेंटर ऑफ मास L/2 पे नहीं मिलेगा, तो बी ऑप्शन भी सही है। द डेंसिटी डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप टू सेंटर, यहाँ से यहाँ घट जाए सेंटर तक, एंड देन इंक्रीज, और फिर यहाँ से करे, तो इसमें सेंटर पे मिलने की संभावना है। सेम यूनिफॉर्म डेंसिटी से राइज करे, यूनिफॉर्म रेट से फॉल कर यूनिफॉर्म से, तो हाफ के लिए मतलब अगर डिक्रीज कर रहा है तो फिर इंक्रीज करे, अगर इधर इंक्रीज कर रहा है तो इधर डिक्रीज करे, तो सेंटर ऑफ मास L/2 पे मिल सकता है। द डेंसिटी डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप टू सेंटर एंड देन डिक्रीजेज, तो इसमें सेंटर ऑफ मास L/2 पे मिलेगा। हमें नॉट वाला देखना है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। डेंसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप टू सेंटर एंड देन डिक्रीजेज, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि इन दोनों केस में सेंटर ऑफ मास सेंटर पे मिल सकता है। हमें वो ऑप्शन इसमें देखना है जो सर्टेनली नॉट एट सेंटर को बतलाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। If the external forces acting on a system have zero resultant the center of mass, external force मतलब कि आपको सिग्मा F एक्सटर्नल दिया हुआ है कि जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि dp/dt हो गया जीरो, इसका मतलब dp मतलब लीनियर मोमेंटम हो गया कंजर्व, तो लीनियर मोमेंटम हो गया कंजर्व। तो जब फोर्स जीरो है इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, निश्चित तौर पे जीरो, और उसका वेलोसिटी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है जीरो। जीरो कब होगा, अगर शुरू में ही वो पार्टिकल रेस्ट में हो तो हमेशा जीरो मिलेगा, अगर शुरू में पार्टिकल कुछ वेलोसिटी से हो तो वो वेलोसिटी मेंटेन रहेगा। तो आइए अब हम देखते हैं इसमें। द नॉन जीरो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, the velocity and the acceleration of the center of mass are found to be v0 and a0 at an instant t. It is possible that v0 a0, जब नॉन जीरो एक्सटर्नल फोर्स है तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, तो ए ऑप्शन गलत। इसमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, ये ठीक है, वेलोसिटी जीरो हो भी सकता नहीं भी, तो इसका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। भी कैन नॉट जीरो ए जीरो, ए तो जीरो नहीं होगा ना, तो ये गलत हो गया, ठीक है। ए जो है नॉन जीरो होगा, ये तय है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नॉन जीरो है। नॉन जीरो एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है। कहता है वी नॉट कैन नॉट जीरो, ए नॉट कैन नॉट जीरो, तो ये दोनों ऑप्शन सही है। देखो ए नॉट तो श्योरली नॉन जीरो होगा, वी नॉट जीरो तब होगा जब इनिशियली जीरो हो, और अगर इनिशियली मोशन में है तो नॉन जीरो हो सकता है, तो दोनों ऑप्शन वी नॉट के लिए संभव है, तो इसमें बी और डी दो ऑप्शन राइट ऑप्शन होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। टू बॉल्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली इन एयर, द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू बॉल्स व्हाइल इन एयर। अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें देखना है तो क्या होता है, m1 a1 m2 a2 अब आई m1 प्लस m2। अब आप दोनों पार्टिकल को आपने भेजा, दोनों का एयर में एक्सेलरेशन क्या होता है, a1 भी g से डाउनवर्ड होगा, a2 भी g से डाउनवर्ड होगा, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन g ही मिलेगा आपको, तो इज इक्वल टू g इसमें होगा सिर्फ, तो ओनली डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। 7 में आते हैं, ए ब्लॉक मूविंग इन एयर ब्रेक्स इन टू पार्ट्स एंड द पार्ट्स सेपरेट। ये एयर में जा रहा था, फिर यहाँ पे दो पार्ट में बट गया, यहाँ पे दो पार्ट में बट गया, ठीक है, एक मान लो m1 में बट गया, एक m2 में बट गया। अब पूछ रहा है एंड द पार्ट सेपरेट द टोटल मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व, टोटल मोमेंटम जितना इनिशियली था उतना ही p फाइनल भी होगा, तो ये कंजर्व रहेगा, तो ए ऑप्शन सही। द टोटल काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी कंजर्व, नहीं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है। द टोटल मोमेंटम मस्ट चेंज, नहीं, चेंज तो नहीं होगा, कंजर्व रहेगा। द टोटल काइनेटिक एनर्जी मस्ट चेंज, टोटल काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, इसका मतलब डी, तो ए और डी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। इन एन इलास्टिक कॉलिजन द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल कांस्टेंट होता है, रिमेन्स कांस्टेंट नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत। द लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, ये राइट ऑप्शन। द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सही, इलास्टिक कॉलिजन के केस में शुरू और लास्ट का बराबर होगा। फाइनल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द इनिशियल लीनियर मोमेंटम, बिल्कुल सही, क्योंकि तो कंजर्व है ही, तो ये आपको शुरू में और लास्ट में भी बराबर मिलेगा। और लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब बी, सी और डी ये तीनों राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ए बॉल हिट्स अ फ्लोर एंड रिबाउंड आफ्टर एन इन इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन हुआ तो पहले तो मोमेंटम रहेगा कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। The momentum of the ball just after the collision is same as that just after the
बिफोर द कॉलिजन। तो ये सिर्फ बॉल की बात कर रहा है। अब सिस्टम में कौन कौन है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। बॉल और ग्राउंड दोनों को लेंगे तो दोनों का इकट्ठे कंजर्व रहेगा, इंडिपेंडेंट कंजर्व नहीं होगा। द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉल रिमेन्स द सेम ड्यूरिंग द कॉलिजन। ये सिर्फ बॉल की बात कर रहा है, तो बॉल का तो एनर्जी चेंज होता रहेगा। द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉल एंड द अर्थ इज कंजर्व, बिल्कुल सही। द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल एंड द अर्थ रिमेन्स द सेम, बिल्कुल सही। तो सी और डी मतलब सिस्टम का बराबर रहेगा, सिस्टम का एनर्जी मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, ए बॉडी मूविंग टुवर्ड्स ए फाइनाइट बॉडी एट रेस्ट कोलाइड विथ इट इज पॉसिबल दैट। यहाँ पे एक रेस्ट में है, यहाँ से एक मोशन करते हुए जा रहा है, इससे कॉलिजन किया, तो कॉलिजन के बाद क्या संभावना है? बोथ द बॉडीज कम टू रेस्ट, गलत। m1 भी है और ये 0 है, बाद में क्या होगा? m1 v1 से हो सकता है और m2 v2 से हो सकता है। तो दोनों रेस्ट में कभी नहीं आएगा, v1 या v2 कोई ना कोई होगा ही, क्योंकि शुरू में तो मोमेंटम था ही। बोथ द बॉडीज कम टू रेस्ट, गलत। बोथ द बॉडीज मूव आफ्टर कॉलिजन, बिल्कुल ये संभव है कि दोनों मूव करे, बी राइट ऑप्शन। द मूविंग बॉडी कम टू रेस्ट एंड द स्टेशनरी बॉडी स्टार्ट मूविंग, ये भी संभावना है। द स्टेशनरी बॉडी रिमेन्स स्टेशनरी, द मूविंग बॉडी चेंज इट्स वेलोसिटी, ये गलत। क्यों? इसके मोमेंटम में जब चेंज आएगा तो इसमें मोमेंटम मिलेगा, तो इसका मतलब स्टेशनरी बॉडी रिमेन्स स्टेशनरी, गलत है। तो बी और सी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इन ए हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन ऑफ टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेज, तो क्या क्या होता है? हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन है, मतलब वन डायरेक्शनल कॉलिजन है, दो का और दोनों का मास है बराबर। तो कहता है द वेलोसिटीज आर इंटरचेंज, v1 और v2 है, तो आफ्टर कॉलिजन क्या होगा? इसका हो जाएगा v1 और इसका हो जाएगा v2, बिल्कुल ये संभव है। द स्पीड आर इंटरचेंज, अब वन डायरेक्शनल है, वेलोसिटी बोल रहे हो तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों एक ही हुआ, इसका मतलब स्पीड भी इंटरचेंज होगा, तो ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी। द मोमेंट आर इंटरचेंज, बिल्कुल जब मास सेम है वेलोसिटी दोनों का इंटरचेंज हुआ तो मोमेंटम इंटरचेंज हो गया, p इक्वल टू एम भी होता है। द फास्टेस्ट बॉडी स्लोअर डाउन एंड द स्लोअर बॉडी स्पीड अप, जब दोनों का वेलोसिटी एक्सचेंज हुआ तो जो स्लो है वो फास्ट हो जाएगा, जो फास्ट है वो स्लो हो जाएगा, तो ये भी राइट ऑप्शन है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, शेयर कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को बताइए, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।